अब शुरू करते हैं काम। ये देखिएगा, फजूल मत बोलें प्लीज। सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स में। वालेकुम अस्सलाम। सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था कि 4 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले तो सेल वॉल थी, और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन थी, फिर आपके साइटोप्लाज्म आ रहा था, और एंड पे साइटोस्केलेटन था। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है ये सेल ऑर्गेनल्स में नहीं है बल्कि सेल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। इनको हमने अलग अलग से पढ़ लिया था, और फिर उससे आगे जाके फिर हमने सेल ऑर्गेनल्स की बात की थी। सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ना दोनों के, प्लांट सेल का भी और एनिमल सेल का भी अलग अलग ऑर्गेनल्स जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता रहता हूँ। तो सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा हुआ है? राइबोसोम्स पढ़ चुके हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है। लेबलिंग कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा हम न्यूक्लियस, ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी आपके वो हैं स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम बारी बारी देखते रहेंगे। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये आपका प्लांट सेल है, सही है। प्लांट सेल के ऊपर अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने ये जो है वो शेयर की है, वो क्या थी कि साइटोप्लाज्म, आपको लेबलिंग तो यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये पूरे सेल के अंदर जो ब्लूइश आपको फ्लूइड सा नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग चीज़ है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग चीज़ है। फिर उसके बाद देखें तो आपको यहाँ पर लाइजोसोम्स नज़र आ रहे हैं, फिर गोल्जी अपरेटस नज़र आ रहा है। अभी हमने ये 3-4 जो रह गए हैं, और उसके अलावा ये प्लाज्मोडेस्मेटा, ये चीज़ है, ये सेल वॉल के ऊपर मौजूद है। और फिर आपके जो लास्ट कंपोनेंट है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर एनिमल सेल में नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जो एडिशनली आपको एनिमल सेल में नज़र आएंगी, और कुछ ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट से रिलेटेड ही हैं। जैसे एनिमल्स जो हैं, थोड़ा ना सेट हो क्या करो। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्या बता रहा था कि कुछ चीज़ें जैसे प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोसेस, ग्रीन उनका कलर होता है। तो कुछ जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और इसका जो रोल है वो क्लोरोप्लास्ट का, वो किस में होता है? प्लांट से रिलेटेड ही होता है। तो ये खैर हम उसमें अभी पढ़ेंगे। प्लांट सेल में कुछ ऑर्गेनल्स हैं, और कुछ जो हैं वो एनिमल और प्लांट दोनों में भी होते हैं, सही है। अब चलते हैं, इसी तरह इसके सामने बना हुआ आपके एनिमल सेल, उसको देख लेते हैं। एनिमल सेल की भी डायग्राम ये उन्होंने एक गोल सी स्पेरिकल है, बेसिकली 3D इमेज दिया हुआ है, इसलिए आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। इसमें आपको जो है वो ऑर्गेनल्स बड़े क्लियरली नजर आ रहे हैं कि राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के अलावा सेंट्रियोल्स हैं, फिर आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ और स्मूथ में से भी ये फर्क है कि जो रफ है उसके ऊपर आपको दाने दाने से पोर्स ही जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें जो है वो ऐसा नहीं है। फिर आगे चलते हैं तो इसमें न्यूक्लियस सेंटर में है, लेकिन जो आपका वैक्यूल था इसमें न्यूक्लियस देखें तो वो एक साइड पर है। रीज़न क्या है कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो सेंटर में होता है, उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को वो एक साइड पर कर देता है। लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। फिर आपको गोल्जी अपरेटस नजर आ रहा है, लाइजोसोम्स नजर आ रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस साइड पर भी उन्होंने शो किया हुआ है। तो ये कुछ आपके क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिनको अभी हमने पढ़ने जाना है, सही है। हम इनमें से 3 को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिनमें साइटोप्लाज्म था, सॉरी ये तो स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गेनल्स में भी हम 3 पढ़ चुके थे, जिनमें न्यूक्लियस था, उसके अलावा राइबोसोम्स पढ़ चुके हैं, और फिर तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तक हम काम कर चुके हैं। अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये इमेज इसी तरह चलाऊंगा, थोड़ा आपको नहीं सही नज़र आता तो आप बुक भी साथ रख लें ताकि आप रिलेट कर सकें, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो आप वहाँ से फिर हाईलाइट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तक हम कर चुके हैं। मैंने कल होमवर्क दिया था, एमन ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो करके दिखाया, मैं हो सकता है अभी शेयर भी करूं। बाकियों का मैं यहाँ वालों का देख लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा प्लास्टिड्स देख रहे थे हम, इधर देखिएगा प्लीज। प्लास्टिड्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, यानी इनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है मौजूद,
तो हम इसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स कहेंगे। और ये आपके सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है या ऐसे प्रोटिस्ट में पाया जाता है जैसे एल्गी है, कि जिनमें आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इनकी 3 टाइप्स हैं, आपको वो उसमें नजर भी आ जाएंगी कौन सी 3 टाइप्स हैं। इसकी 3 टाइप्स में एक क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आ जाते हैं और क्रोमोप्लास्ट है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि क्रोमो जो है कहीं पर भी आएगा, फिजिक्स में आएगा या और किसी क्लास में कहीं पे भी लफ्ज आएगा ना क्रोमो, वो ना रंग से रिलेटेड होता है, कलर से रिलेटेड कोई चीज होती है, ज्यादातर वहीं पे आपको जो है वो क्रोमो कलर्स नजर आता है। और ल्यूको इसी तरह आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। खैर आगे चलते हैं, तो मैं बता रहा था कि इसकी 3 टाइप्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे डबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसकी थैलियां सी बनी होती हैं, उसके ऊपर सैक्स बनी हुई होती हैं जिनको हम थैलेकॉइड्स कहते हैं। और आपको यहाँ पर वो नज़र भी आ रही हैं सामने डायग्राम में, मैं यहाँ पर उसको हाईलाइट भी कर दिया येलो कलर से। बेसिकली क्या है कि ये जैसे आप एक कैसे, जैसे आपकी रजिस्टर के पेजेस हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसी तरह ये गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं। अब ये जो स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स हैं इसको ग्रेनम कहा जाता है, या एक से ज्यादा हो तो उसे ग्रेना कहा जाता है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि येलो ही है डायग्राम में भी। तो ये आपको जो है ये क्या है, ये एक को हम क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे, और ये जो 1 2 3 एक से ज्यादा होंगे इनको ग्रेना कहा जाएगा। ठीक है, अब ग्रेना के बारे में बात होगी। ग्रेना क्या है, ग्रेना जो है वो अंदर फ्लूइड में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, यानी स्टोमा के आसपास जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड में क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, जैसे फिगर 4.14 में नीचे दिखाया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या चीजें, ये ऐसी साइट्स हैं फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है यूकेरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक मेजर कंपोनेंट है जो कि कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जहाँ पर जिन ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस नहीं होता वहां पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, वहां पर होता है तो ये क्या रोल प्ले करता है कि इनके अंदर एक खास किस्म का ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है, और उससे रिलेटेड जो पिगमेंट्स हैं वो भी इसमें होते हैं और वो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है। बेसिकली क्लोरोफिल ही वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और ये अपना रोल प्ले करता है और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। अब ये पिगमेंट्स जो हैं ये कहाँ पर होते हैं, ये थाइलेकॉइड्स जो है ना, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, ये इनके अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी टाइप जो प्लास्टिड्स की है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था क्रोमो जो है वो कलर से रिलेटेड होगा। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो ब्राइट कलर्स के होते हैं, तो आमतौर पर ये फ्लावर की पेटल्स में और फ्रूट्स में मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है कि ये जो कलर दे रहा होता है, पॉलिनेशन कलर दे रहा होता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर को या पार्ट्स ऑफ प्लांट को, वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट ही देता है। और कलर का फायदा क्या होता है, कलर का फायदा ये होता है कि इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ और वो फिर उनकी पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल और फ्रूट में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पहली क्या थी, प्लास्टिड में पहला था क्लोरोप्लास्ट, उसमें हमने देखा कि वो क्या फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता था। फिर दूसरा था क्रोमोप्लास्ट जो कि उसको ब्राइट कलर्स देता था फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। और अब जो है वो आखिरी है वो ल्यूकोप्लास्ट है। ये तीसरी टाइप है प्लास्टिड्स की, इनका कोई कलर नहीं होता, ये स्टार्च को, प्रोटीन को और लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं और सेल के उन पार्ट्स में मौजूद होते हैं जहां पर फूड स्टोर कर रहा होता है प्लांट। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो आपके सेल ऑर्गेनेल है वो आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक मिनट देखूं पीछे छोड़ा तो नहीं है कुछ इसका, हाँ ये छोड़ी हुई है ना 2 लाइनें। ओह, अच्छा
अच्छा, ये आपका अगला स्ट्रक्चर आ जाता है, ऑर्गेनेल आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये पूरा ना एक नेटवर्क होता है, और वो जैसे हम कह सकते हैं इस पूरे कमरे में यहाँ पे पाइपिंग कर दूं, नालियां सी बना दूं और सब नालियों को आपस में कनेक्ट कर दूं। या हम लोग बचपन में खेलते थे कि वो ज्योमेट्री बॉक्स पे लगा आता था या फुट्टों पे लगे आता है पजल, जिसमें एक बॉल को आपने एक सेंटर तक पहुंचाना होता है। तो उस तरीके के चैनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि ये चैनल जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप तक दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क जो है वो टू फॉर्म्स में आपको नजर आएगा सेल के अंदर। और वो फॉर्म्स कौन सी हैं उनका जिक्र भी मैं अभी पीछे कर चुका हूँ। वो फॉर्म्स एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और दूसरा जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे बड़ी कलरफुल सी बड़ी अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं, आपकी बुक में ऐसे नहीं होंगी यकीनन। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कह रहे हैं कि इसका नाम रफ क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस क्या होती है, रफ होती है। और रफ होने की वजह क्या है कि इसके ऊपर ढेर सारे राइबोसोम्स अटैच हुए हुए होते हैं। और हमें पता है कि राइबोसोम में, अच्छा, ड्यू टू अब राइबोसोम्स की वजह से ही इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आर जो है वो प्रोटीन बनाने का काम भी करता है। सही है, स्मूथ नहीं करता, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स की वजह से इस काबिल होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। फिर चलते हैं दूसरे इसकी फॉर्म में। दूसरी फॉर्म कौन सी थी? दूसरी थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते, और ये बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म और जो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स हैं, जैसे हमने बताया कि वो न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, और बीच में सारी नालियां सी और वो सारा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है कि जो भी चीज़ मटेरियल इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस तक ले जाना होता है, हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या थी, क्या थी सेल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी ना, उसमें से कुछ चीजें पास करती थी। तो जो चीजें पास करके अंदर आती थी यकीनन वो सेल को चाहिए होती थी, तो उनको अंदर तक लाने का जो रास्ता है वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे जो जहरीली चीजें निकलती हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, उनको सेल से बाहर निकालने का काम भी जो है वो क्या करता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, अच्छा, ये दो तीन डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये पहली वाली को देख लेते हैं। इसमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके एज पे देखें तो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नजर आ रहा है। ये ब्लू डॉट्स हैं, बेसिकली ये राइबोसोम शो किए हुए हैं। फिर वापस चलते हैं, ये मुझसे क्लिक हो गया है इमेज, तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था, ये वाला इमेज। इसमें देखें तो सेंटर में आपको न्यूक्लियस का गोल दायरा नजर आ रहा है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप है, और ये जो रेटिकुलम है देखें ये उसके साथ से ही शुरू हो रहा है और चलता चलता बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके दोनों साथ साथ ही होते हैं। फिर इस साइड पे आ जाएं तो ये इमेज भी जो है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। रफ जो है वो राइबोसोम्स की वजह से होता है, और राइबोसोम्स इसके कहाँ पर मौजूद होते हैं वो शो किया जा रहा है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स भी इसमें मौजूद होते हैं, प्रोटीन जो फोल्डेड फॉर्म में होता है। प्रोटीन की बेसिकली इन्होंने बताया कि वो कहाँ पर जो है वो सिंथेसाइज होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपका वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या काम करता है? पहली बात तो ये कि इसका नाम गोल्जी अपरेटस क्यों लिखा रखा हुआ है, क्योंकि इसको जो देखा था सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था वो साइंटिस्ट का नाम गोल्जी था, या गोल्गी भी कहते हैं लोग। गोल्जी था, और उसने फ्लैटेंड सैक्स देखी थी, ऐसी थैलियाँ सी देखी थी जो खाली थी, फ्लैट थी एक दूसरे के ऊपर। जैसे आप दुपट्टे को या कपड़े को देखा होगा,
कपड़े को फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर तहसी लगा दी जाती है, तो उस तरीके से ये जो है वो फ्लैटेंड सैक्स थी। इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टाए होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्टैक ओवर की होते हैं, जमा की होते हैं। राइट साइड पे आपको डायग्राम इसकी नज़र आ रही होगी। अब ये करता क्या है कि ये क्रिस्टाए, अच्छा ये क्रिस्टाए का जो पूरी सैक्स है ये मिलके जो है वो क्या कहलाता है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही मौजूद होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है। ये काम क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है आने वाले मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स का, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं उनको मॉडिफाई करता है, और छोटी छोटी जो सेक्स हैं उनके अंदर, जिनको हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, उसके अंदर जो है उन्हें जमा करता है। ये सेक्स जो है फिर वो मुख्तलिफ लोकेशन में सेल को जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है और सेक्रीशंस की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करके ले जाता है। सही है? अच्छा, इसका ये स्ट्रक्चर भी, ये आप लोग ना ईलैंड वाली वेबसाइट से देख लिया करें, यहाँ पे एनिमेशंस बड़ी अच्छी बनी हुई होती हैं। तो ये आपको उन्होंने गोल्जी ऑपरेटर्स दिखाया है कि ये प्रोटीन्स हैं और ये सेक्स जो हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है, कि वो प्रोटीन्स को पैक करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है। और ये उसकी डिटेल में उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि ये वेसिकल्स हैं जिनमें RER है, फिर वहां से लेके वो प्रोटीन को क्या करता है, सेक्रीशंस की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। सही है? ये अंकल गोल्जी भी बने हुए हैं सामने। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास आता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है ये भी बेल्जियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था मिड 20th सेंचुरी में। इनका मेम्ब्रेन डबल बाउंडेड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। लाइसोसोम जो है इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के और वेस्ट मटेरियल के जो विद इन सेल होता है उनको ब्रेक डाउन करता है, फूड को के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। और सेल के अंदर जो सारा, जो हमारे स्टमक काम करता है हमारे लिए, वो सेल के लिए काम कौन करते हैं, लाइसोसोम्स करते हैं। फिर ड्यूरिंग, अब ये काम करते हुए लाइसोसोम जो है वो वैक्यूल के साथ फ्यूज होके एक काम और करता है कि जो टारगेटेड मटेरियल है उसको और उसके एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ताकि वो उसके यूज के लिए आसानी हो जाए। फिर आगे चलें तो देख लेते हैं आगे कोई अगर हमारे पास है, इसका सेंट्रियोल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ये लाइसोसोम्स का दिखाया हुआ है कि ये किस तरीके से क्या कर रहा है, सेल के एंजाइम्स को बॉल की फॉर्म में, ठीक है, ये एनिमेशंस देख लीजिएगा खुद ही। अच्छा, ये भी जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स का उन्होंने दोबारा एंजाइम किस तरीके से फ्यूज करके जो है वो टारगेटेड मटेरियल तक पहुंचाता है, ये बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाए तो सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स मेरा ख्याल है लास्ट स्ट्रक्चर है, आगे पेज पलटें, है आगे और भी है, ठीक है चल, ठीक है, फिर वैक्यूल कल कर लेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो बताएं। नहीं है, ठीक है। एमन आप हैं हमारे साथ या नहीं? ठीक है, आपका जो मिस हुआ ना वो वीडियो में देख लीजिएगा। आप कहाँ गई थी बीच में? वो बीच में एकदम से लैपटॉप बंद हो गया था, पता नहीं, फिर वो थोड़ी देर बाद खुद चल पड़ा। चले ठीक है, तार हिल गई होगी। मैं वीडियो भी वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। अभी आप लोग क्या करें, ये जो हमने 3 या 4 सेल ऑर्गेनल्स किए हैं, जैसे आपने इमन ने कल बहुत अच्छा काम करके दिया है, वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ अभी। तो उसमें उसी तरीके से आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स बनाने और उससे रिलेटेड जो अंग्रेजी है वो लिखनी है, ठीक है। एक पेज के टॉप पे स्ट्रक्चर बने, उसके नीचे उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखें हर स्ट्रक्चर के। यानी ये फिगर आपके सामने कौन सी है, 4.17 है, तो पीछे जितनी भी है ये आपको नजर आएगी। और हर एक का अगर आपको डिस्क्रिप्शन ना मिल रही हो तो आप बुक को जब खोलेंगे तो वहां पर जैसे ये 4.17 है तो ये देखें, ये सामने जो है वो इसका रेफरेंस दिया हुआ है, नजर आ रहा है, ये रेफरेंस दिया हुआ है। तो जहां रेफरेंस दिया हुआ है बेसिकली वही डिस्क्रिप्शन है जो मैं चाहता हूं कि उस डायग्राम के साथ मौजूद हो। सही है? ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है, बाकी इसके 2 ऑर्गेनल्स रह गए हैं, 2-3 रह गए, वो